हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी। मैं प्रहलाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारी ये पहली क्लास है जिसमें हम पॉलिटी को एनालिसिस करेंगे। और नेशनल जीके के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, हर एक पोर्शन को मैं एनालिसिस करूंगा। जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जो भी मेरी नेशनल लेवल पर क्लास होगी जीके की, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री या इकोनॉमी हो, उसके अंतर्गत मेरा जहां जहां जिस जिस एग्जाम के लिए एस्पिरेंट के रूप में कोई विद्यार्थी है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मेरे उस टॉपिक से अपने टॉपिक को क्या करेगा, पढ़ लेगा। क्लियर है ना बच्चों? मैं कंप्लीट दूंगा। अब आपके में कौन सा टॉपिक है, कौन सा, क्योंकि आप जानते हैं विभिन्न एग्जाम होते हैं तो उसमें कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक नहीं होते। किसी दूसरे एग्जाम के एस्पिरेंट से विद्यार्थी होता है, उसमें कुछ टॉपिक वो होते हैं जो उसने पढ़ रखे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़ रखे। तो जैसा कम ज़्यादा होता है वो आप अपने स्तर पर देख लेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, रीट हुआ, एसएससी सीजीएल लेवल का हो गया, कहीं पर भी जहां भी आप क्या देते हैं, एग्जाम देते हैं, उन सब के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं एक कंप्लीट क्लास दूंगा आपके लिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर आप अपना टॉपिक उसमें से पढ़ लेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, जहां पर आपको स्टडी कराएंगे हम संविधान की। ठीक है बच्चों? तो मैंने एक बार में बता दिया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन मेरा पढ़ाना किसी एग्जाम से विशेष नहीं। मैं कंप्लीट क्या पढ़ाऊंगा आपके लिए, बताओ? पॉलिटी पढ़ाऊंगा। कंप्लीट क्या पढ़ाऊंगा आपके लिए? ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। कंप्लीट आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। कंप्लीट आपको क्या पढ़ाऊंगा, बताओ? इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। अब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप डिसाइड करेंगे कि मेरे इन टॉपिक्स में से आपको किन किन टॉपिक की जरूरत है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सुनो ध्यान से। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो एक छोटा सा कंसेप्ट में क्लियर करना चाहूंगा शुरुआती दौर में, और वो कंसेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। एक वर्ड आता है संविधान। ठीक है मेरे बच्चों? और एक वर्ड है आपका कौन सा? राज व्यवस्था। इन दोनों का मतलब क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं राज व्यवस्था, पढ़ते हैं हम, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पता चला हम पढ़ते हैं कि संविधान की पृष्ठभूमि क्या है ना? संविधान कब बनकर के तैयार हुआ, संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से, अनुच्छेद, सब कुछ पढ़ते हैं। यानी कि पढ़ रहे हैं हम राज व्यवस्था, लेकिन अध्ययन कर रहे हैं हम किसका, बताओ? संविधान का। तो इसका क्या कनेक्शन होता है? बहुत सिंपल है। राज व्यवस्था का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संविधान पर। यानी कि संविधान नियम विधान होते हैं, ये थ्योरी है, ये सिद्धांत है। संविधान क्या होता है? सिद्धांत होता है। और जब हम इसी सिद्धांत का व्यवहार में क्रियान्वयन करते हैं, तो वही चीज क्या कहलाती है, बताओ? राज व्यवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो संविधान और राज व्यवस्था का संबंध समझ में आया आपको? तो संविधान और राज व्यवस्था का संबंध क्या है, बताओ? संविधान और राज व्यवस्था का संबंध है सिद्धांत और व्यवहार का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट आइए, अब हम आगे की चीज समझते हैं। जब हम इसकी स्टडी पढ़ेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आता है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि जब संविधान की स्टडी हमारी जो है, हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, बताओ? संविधान को। जिस संविधान के द्वारा हमारे देश में राज व्यवस्था को संचालित किया जाता है, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कौन सा? संविधान की पृष्ठभूमि। आज हमारा जो संविधान है, जैसा आप देख रहे हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने 1949 में इसे बना करके हमें दिया, उसका विकास हमारे अतीत में छिपा हुआ है। और जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो इसी को कहते हैं संविधान की पृष्ठभूमि। तो ब्रिटेन के द्वारा हमारे ऊपर जो शासन किया गया, उस शासन में समय समय पर उन्होंने बहुत सारे अधिनियम पारित किए, और उन अधिनियमों के माध्यम से भारत में शासन का संचालन किया। वो अधिनियम हमारे संविधान के लिए एक बेस का काम करते हैं। इसलिए इससे रेगुलर प्रश्न आता है। इसमें मुख्य रूप से जो फोकस किया जाता है 1919 का अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। हालांकि इसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे।
फिर से इंडिया एक्ट हुआ। तो इनको ग्रेजुअली ग्रेजुअली जिन जिनका जितना जितना कंट्रीब्यूशन है हम सबको स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? लेकिन इसमें मुख्य फोकस जो रहेगा 1919 का और 1935 का भारत शासन अधिनियम होता है, जो मुख्य बेस के रूप में काम करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस पृष्ठभूमि में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसको, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो आइए संविधान के अंतर्गत पहला टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो वो समझिए, संविधान की पृष्ठभूमि। संविधान की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहां पर नोट करते हुए चलेंगे। इसमें सबसे पहले ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित जो अधिनियम था, उस अधिनियम का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखिए, हमें इसे बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है इनको, क्योंकि इनको डिटेल में पढ़ने का और प्रत्येक एक्ट को पढ़ने का मतलब हो गया कि फिर वो हम संविधान का पृष्ठभूमि नहीं रह जाएगी, वो इतिहास हो जाएगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी आपकी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हम यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम संविधान की पृष्ठभूमि को पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की संसद के द्वारा, ब्रिटेन सरकार के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहला अधिनियम पारित किया गया। और इसमें बड़े धीरे स्तर से क्या काम किया गया वो आप यहां पर समझिए। पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत पहला चेंज क्या किया गया कि 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, लॉर्ड क्लाइव जो थे उनके नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय हासिल की। वो इतिहास की बात है, वो इतिहास में पढ़ाएंगे। और चूंकि उसने ये विजय हासिल की, राजनीतिक अधिकार प्राप्त किया, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव को उस बंगाल का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना बताओ, लॉर्ड क्लाइव थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और तब से 5 साल के कार्यकाल के लिए गवर्नर नियुक्त होते चले आ रहे थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर के साथ में एक वर्ड जोड़ दिया, जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर के साथ में जनरल वर्ड जोड़ करके गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाने लगा। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है जो बार बार होता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति कौन था। और ये क्यों पूछा जाता है? अभी लॉर्ड क्लाइव तो कभी नहीं पूछे गए, लेकिन ये वॉरेन हेस्टिंग्स क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये नियंत्रण करने का पहला स्टेप था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इस स्टेप में जो चेंज हुआ, वो चेंज आपसे बार बार पूछा जाता है, बड़ा फेमस प्रश्न है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया मेरे बच्चों? तो यहां पर आप बताएंगे जितनी मैंने कहानी सुनाई है। तो इस अधिनियम के माध्यम से पहला काम क्या किया गया वो समझिए। इस अधिनियम के माध्यम से जो पहला काम किया गया फर्स्ट, वो ये था कि जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इस अधिनियम के माध्यम से उसे क्या कहा जाने लगा बताओ, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट। अब क्वेश्चन ये होता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति कौन था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहां पर ही बता देंगे। प्रथम व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है ना? तो वो कौन था उसके बारे में आप यहां पर बता देंगे। उसका नाम बता दीजिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये महत्वपूर्ण काम हो गया। अगला पॉइंट आप समझिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में बंगाल में इसकी स्थापना की गई बताओ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, एक हाई कोर्ट की स्थापना की। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इसी अधिनियम के माध्यम से बॉम्बे प्रेसिडेंसी
और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण काम किए गए। हालांकि ये अलग काम है लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं। तो यहां पर बताएंगे अगला पॉइंट। इस अधिनियम के माध्यम से 1774 में कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना। सेकंड, अगला पॉइंट यहां पर बता देंगे। अधिनियम द्वारा मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी अधीन किया गया। एक सेंट्रलाइज सिस्टम को डेवलप किया जाने लगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है उसके माध्यम से क्या क्या काम किया ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भारत में, वो आप यहां पर नोट कर लेंगे। इज दैट क्लियर और नोट? नोट इट। हाँ भाई छोटू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताते चलना है। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम जो आता है वो आप देखेंगे यहां पर 1784 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट की कहानी समझ लो भाई। इस एक्ट की कहानी यह थी कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी था, उस अथॉरिटी पर नियंत्रण स्थापित किया और से कहा कि आप भारत में, हाँ आप भारत में क्या कर रहे हो बताओ? आप भारत के अंतर्गत बिजनेस करने के लिए गए थे लेकिन आपने वहां राजनीतिक अधिकार कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन आप बिजनेस करने वाले हो तो बिजनेस करो। और जो प्रशासनिक कार्य है ना बेटा, वो सारे प्रशासनिक कार्यों की जानकारी तुम हमारे नवगठित ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देंगे और वही नियंत्रण करेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन में रहेगा। इसका मतलब अब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर एक नियंत्रणकारी संस्था स्थापित कर दी जिसका नाम क्या था बताओ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। छोटू समझ में आया? वेरी गुड। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। जितना समझा है उतना आप नोट कर देंगे। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अब जो भारत में शासन किया जाने लगा था तो बिजनेस कार्य को और किससे बताओ, प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसमें कंपनी का काम बिजनेस से रिलेटेड हो गया और उस पर नियंत्रणकारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम भारत में प्रशासनिक गतिविधियों का नियंत्रण हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर दोहरा प्रशासन स्थापित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में कैसा दोहरा प्रशासन हो गया। और दोहरा प्रशासन कैसे स्थापित हुआ मेरे बच्चों, वो यहां पर आप बता देंगे जैसा मैं बता रहा हूं आपके लिए। पहला, पूरा काम कर कौन रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये किसका हो गया बताओ? कंपनी का हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? बहुत अच्छी बात। इसे कहते हैं हिंदी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निदेशक मंडल। अब क्या किया सरकार ने? प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रण के लिए एक नई संस्था को सौंप दिया, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या है? सरकारी संगठन था। इसे कहते हैं नियंत्रक मंडल। क्या हो गया बताओ? नियंत्रक मंडल। अब कहानी यह है कि इस निदेशक मंडल के लिए क्या जिम्मेदारी गई कि भैया आप व्यापारी थे, आप व्यापार का काम करो ना। तो व्यापारिक कार्य,
संपन्न करने का काम दिया। और इनसे कहा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमने न्यू संस्था स्टैब्लिश की है, ये नियंत्रक मतलब आप प्रशासन से संबंधित जानकारी समस्त इसको देंगे। इसको किसका जिम्मेदारी दे दी बताओ? इसे दे दी प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी। प्रशासनिक कार्य इसको दे दिए। इस प्रकार से पिट्स इंडिया एक्ट एक महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है। क्लियर हो गया? नोट कर लो बहुत अच्छे से। आगे चलो, आगे का जो अधिनियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम आता है, उसका नाम आप लिखेंगे, हाँ, 1833 का चार्टर एक्ट। इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस अधिनियम की कहानी सुनो। इस अधिनियम की कहानी सिर्फ इतनी है कि इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया? ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसने ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कहा कि देखो भाई, अब तुम ये बिजनेस वाला काम है ये भी बंद करो। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो काम कर रहा था वो ब्रिटेन की कंपनी के माध्यम से ही काम कर रहा था, प्रशासनिक कार्यों की देखरेख जो कर रहा था। अब भारत की स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया, उसको कहा कि अब आप भारत में कोई बिजनेस का काम नहीं करोगे, यानी कि उनके व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया? बंद कर दिया, और कहा कि आप ब्रिटेन की सरकार की तरफ से केवल प्रशासनिक कार्यों को ही संपन्न करोगे। अरे भाई, व्यापार की जरूरत क्या पड़ रही है? भारत तो सोने की चिड़िया थी ना, इतना धन मिल रहा था, इतना धन मिल रहा था कि जो संभाले नहीं संभल रहा था, है ना? तो किसने देखा व्यापार? तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप केवल क्या करो बताओ? प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करो। किसकी तरफ से? ब्रिटेन की सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं। क्योंकि पर्दे के आगे किसको रखा? कंपनी को। पर्दे के पीछे कौन रही? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? काम कर रही है ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार, लेकिन दिखाई कौन दे रही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये महत्वपूर्ण काम किया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसके नाम में दूसरी बार परिवर्तन किया। क्योंकि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय क्या था? केवल बंगाल प्रांत पर किसका अधिकार था बताओ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1833 तक पहुंचते पहुंचते लगभग संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पर किसका अधिकार हो गया था बताओ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसलिए फिर भी उसके सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते थे? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो उसे ठीक किया गया कि ऐसे ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कि मान लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का अधिकार केवल बंगाल पर है, जबकि उसका अधिकार पूरे भारत पर था। तो इसे ठीक करते हुए क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम में परिवर्तन किया और उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है बेटा, चलो आप तो नोट करो इस चीज को। पॉइंट फर्स्ट, अधिनियम द्वारा अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और केवल भारत में प्रशासनिक कार्य करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिनियम के माध्यम से जो गवर्नर जनरल था उसके नाम में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। तो बता देंगे, अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल सॉरी मेरे बच्चों, भारत का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर एक पॉइंट है कि आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति कौन था। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। जिस समय ये अधिनियम लाया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में कौन काम कर रहा था भारत में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंतिम भारत बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, क्योंकि उसके बाद जो भी आया उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। लेकिन प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्यों? भाई सबसे बड़ा पदाधिकारी है, उसकी नियुक्ति वहां से होकर के आई थी बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। लेकिन अब उसी के समय में ये अधिनियम आ गया तो सबसे पहले उसी को सम्मानित किया गया ना कि भाई अब तक आप बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब ये नाम बदल दिया गया है, अब आप ही पहले कौन हो गए बताओ? भारत के गवर्नर जनरल। और उसके बाद आने वाले सभी को क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो दोनों प्रश्नों का आंसर, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, तो दोनों पॉइंट नोट कर दो इस पॉइंट को। तो यहां पर आप बता देंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ये पॉइंट याद ना, शॉर्ट में लिख दिया है। जी जी, गवर्नर जनरल। तो वो कौन थे? नाम बता देंगे, एक ही व्यक्ति का नाम लिखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहां पर भी आप सेम नाम बता देंगे। ठीक है, वो कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नोट कर लो बच्चों अच्छे से, 1833 का चार्टर एक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वो आप समझेंगे, वो क्या है? 1858 का, सॉरी इसमें एक पॉइंट और नोट करो, थोड़ा सा अधूरा रह गया है ना, कलर चेंज कर लो, आ जाओ। जो आपका 1833 का चार्टर एक्ट था, इसके एक्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण काम और भी किया गया था। वो काम क्या किया गया था? इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधिक परामर्श देने के लिए एक विधि सदस्य की क्या की गई? नियुक्ति की गई। और जब विधिक सदस्य का प्रावधान किया गया तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहला विधि सदस्य बनने वाला व्यक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। नाम क्या था उसका? लॉर्ड मैकाले। कौन था बताओ? लॉर्ड मैकाले। यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी में विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रथम विधि सदस्य जिसको नियुक्त किया गया वो व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मैकाले था। किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के द्वारा। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और प्रथम विधि आयोग गठित किया गया 1834 में। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपसे ये तो पूछा ही जाता है बार बार कि भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में किया गया। आपसे यह भी पूछा जाता है कि भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1833 के अधिनियम से किया गया। इसके साथ साथ आपको यह भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? वो अध्यक्ष का नाम भी लॉर्ड मैकाले ही थे, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में विधि आयोग का क्या किया? गठन किया गया। तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई, जितना समझाए उतना नोट भी कर दो। चलो आ जाओ, लिखो इस सारी चीज को। तो बता देंगे अधिनियम द्वारा
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधिक परामर्श प्रदान करने हेतु एक विधि सदस्य की नियुक्ति की। जब ऐसा है तो यहां पर सब पॉइंट बना करके नोट कर दो। क्या करेंगे? प्रथम विधि सदस्य बनने वाला व्यक्ति, नोट कर लो, अच्छे से नोट करके लिख दो। यहां पर नाम उसका लॉर्ड मैकाले। कौन था बच्चों बताओ? लॉर्ड मैकाले। इज दैट क्लियर और नॉट? नोट इट। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बताएंगे आप कि इसी अधिनियम के द्वारा, जैसा मैंने बताया, 1834 में भारत में प्रथम विधि आयोग का क्या किया गया? गठन, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो बता देंगे, अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग के गठन का प्रावधान। जब ऐसा है तो बता देंगे गठन कब किया गया और अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो बता देंगे इसमें गठन जो किया गया 1834 में, और कौन थे बताओ? लॉर्ड मैकाले। ठीक है मेरे बच्चों, एग्जाम चाहे जो भी दो, एग्जाम चाहे जो भी दो, लेकिन जो क्लास में दे रहा हूं मैं आपके लिए बता देता हूं, अल्टीमेट है। आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्षमता हो तो, और आपकी जरूरत हो तो। मैं ये पूरा प्रयास करता हूं कि मेरी क्लास एक संपूर्णता में हो, और निश्चित रूप से आज तक के कार्यकाल में मैं इस काम को करने में सफल भी रहा हूं कि मेरे बच्चे को मेरी क्लास करने के बाद में अदर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ना पड़े स्टडी करने के लिए। आप फर्स्ट ग्रेड में हैं, सेकंड ग्रेड में हैं, रीट में हैं, यानी कि टीचर वैकेंसी में आप एस्पिरेंट के रूप में, आप किस में हैं? एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। आप किसी अदर रेलवे का, बैंक का, जहां भी जहां जहां आपकी रिक्वायरमेंट है जिस टॉपिक की, और मैं वो टॉपिक आपको दे रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप लेकर के चलिए। उसका लेवल में वो लेके चलता हूं जो बॉटम से लेकर के टॉप तक की जो वैकेंसी है उसको कंप्लीट वो क्या करती है बताओ? फुलफिल करती है। इसलिए आप धैर्य के साथ आराम से बैठिए, बढ़िया तरीके से पेन निकालो, नोटबुक निकालो, और स्पीड को बहुत ज़्यादा मत करो, क्योंकि स्पीड ज़्यादा करने से क्या हो जाता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, कंसेप्ट वो मिस हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और बढ़िया तरीके से उसको क्या बनाओ? नोट बनाओ अच्छे तरीके से। क्लियर है? आइए अब हम बात करते हैं किसकी? लॉर्ड मैकाले हो गया, प्रथम विधिक सदस्य के रूप में हो गया। ये पूरी कहानी जो आपको लिखाई है मैंने, ये किसकी कहानी हो गई बताओ? 1833 के चार्टर एक्ट। अब हम एक चीज पर और चर्चा करने वाले हैं, और वो चर्चा किस पर करेंगे हम बताओ? वो चर्चा होगी हमारी भारत शासन अधिनियम पर। किस पर चर्चा होगी हमारी बताओ? भारत शासन अधिनियम पर। और भारत शासन अधिनियम क्या कहता है इसके बारे में समझिए। देखो, 1858 का भारत शासन अधिनियम एक लैंडमार्क के रूप में माना जाता है।
हुआ ये था कि 1857 की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। और उस क्रांति को बड़ी मुश्किल से, मैं पढ़ाऊंगा आपको जब नेशनल मूवमेंट पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ उधर चर्चा करने का मतलब हमारा टॉपिक छूट जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ी मुश्किल से सरकार ने दबाया और एक कंडीशन ऐसी हो गई थी कि सरकार को लगने लगा था कि अब भारत से हमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, वो सब अलग अलग हुई थी, उनका आपस में कनेक्शन नहीं था। अगर आपस में कनेक्शन होता तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार 1857 में ही देश से बाहर हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। उन्हीं के नेतृत्व में पूरे 1857 की क्रांति को क्या किया गया, दबाया गया। क्रांति तो दब गई, लेकिन उसके बाद सरकार ने इसकी सीख ली। उन्होंने कहा कि अब इस कंपनी को हटाओ यहां से, ठीक है ना। अब तक वो पर्दे के आगे कंपनी को करके शासन चला रहे थे, अब उन्होंने कहा आप हटो, अब हम सीधे आते हैं, हम सीधे डायरेक्टली भारत में क्या करेंगे, शासन करेंगे, संपूर्ण काम अब हमारा होगा, तुम अब जाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, तुम्हारी मर्जी हो जो करो, लेकिन जाओ यहां से, हम करेंगे। इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 1858 के अधिनियम से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके साथ ही चला गया। भाई वो क्या करेगा, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला गया तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया था, वो भी उसके साथ चला गया, क्योंकि उसका काम ही खत्म हो गया। उसका काम था उस पर नियंत्रण स्थापित करना। अब क्या हुआ, बीओडी और बीओसी आपसे बार बार पूछा जाता है, इन दोनों को एबोलिश किया गया, इनको समाप्त किया गया, किस अधिनियम के माध्यम से, बोलो 1858 के अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसके बाद क्या हुआ कि जब ऐसा हो गया तो फिर ब्रिटिश शासन सीधे लागू हुआ। तो भैया ब्रिटिश शासन सीधे लागू हुआ तो अब ब्रिटेन की सरकार कैसे शासन करेगी, तो दोनों ही स्तर पर चेंज हुआ। तो मेजर चेंज कि ब्रिटेन में कौन कंट्रोल करेगा और भारत में कैसे शासन होगा, इसके लिए एक संस्था का गठन किया जाना। तो कैसे कैसे हुआ उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आइए नोट करो इस पॉइंट को, लिखिए। इस अधिनियम के माध्यम से पहला पॉइंट जो किया गया वो क्या था, फर्स्ट पॉइंट, अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति की गई। कंपनी के शासन की समाप्ति की। दूसरा पॉइंट, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, जब कंपनी का शासन हो गया तो इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी दोनों को समाप्त कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, सीधे ब्रिटिश शासन लागू किया गया। सीधे ब्रिटिश शासन लागू किया गया। अब जब सीधे ब्रिटिश शासन लागू किया गया तो इस सीधे ब्रिटिश शासन को लागू करने के लिए चेंज क्या किया गया वो आप यहां पर समझ। ब्रिटेन में क्या चेंज हुआ और भारत में क्या हुआ, क्योंकि अब तक कंपनी शासन कर रही थी, उसके पीछे से कर रहा था कौन, ब्रिटिश सरकार। अब सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई तो अब क्या होगा, तो समझो। ब्रिटेन ने अपने यहां पर ब्रिटेन में शासन के संचालन के लिए एक नई संस्था का गठन कर दिया, जिसका नाम क्या था, भारत परिषद। शासन के संचालन के लिए भारत परिषद नामक एक संस्था का क्या किया, गठन किया, जिसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 15, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटेन की सरकार के थे और 7 सदस्य क्या थे बताओ, अलग कंपनी के लिए गए थे, ठीक है ना। तो इसे 15 सदस्यीय थी, संसद के सदस्यों से मिलाकर के बनाई गई। अब अगर हम बात करें कि जब इसका गठन किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस परिषद का हेड, इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया। तो यहां पर आप इसको बताएंगे, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया
वो कौन था? उसे कहा जाता था भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत सचिव के नाम से उसे जाना जाता था। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत परिषद, जो ब्रिटेन की संसद की 15 सदस्यीय परिषद थी, जिसका गठन किया गया भारत में शासन के संचालन के लिए, उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? भारत सचिव कहा जाता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था। एक क्वेश्चन से आगे भी पूछा गया है कि वह व्यक्ति कौन था जो पहली बार भारत सचिव के पद पर बैठा। इसका मतलब प्रथम भारत सचिव बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट को और नोट कर देंगे। वो व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन था? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड जो थे, उनको प्रथम भारत सचिव के पद पर क्या किया गया? नियुक्त किया गया। और आप जानते हैं ये प्रश्न कई बार आपसे रिलेट इसमें पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये चेंजेस अगर आप देखते हैं तो ये चेंजेस ब्रिटेन में किया गया, भारत में क्या किया? भारत में कुछ नहीं किया। ध्यान रखना, भारत में जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, बस यहां पर एक काम कर दिया। वो काम क्या किया? वो जो गवर्नर जनरल था ना, उसके नाम में तीसरी बार और अंतिम बार परिवर्तन किया। फिर 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्ति तक कोई परिवर्तन किया ही नहीं गया। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां पर आप बता देंगे। तो भारत में क्या चेंज किया गया इस अधिनियम के माध्यम से कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल, सॉरी भारत का गवर्नर जनरल जो होता था, भारत का गवर्नर जनरल, इसका नाम क्या कर दिया गया बताओ? वायसराय, वायसराय कर दिया गया। अब प्रश्न यह है कि यहां पर फिर वही प्रश्न आ गया कि भारत का गवर्नर जनरल जो था अंतिम बार कौन बना, और भारत का प्रथम वायसराय कौन बनने वाला व्यक्ति कौन था? ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? लेकिन इनका आंसर भी ये आपको मैंने अभी अभी कहानी बताई। लॉर्ड कैनिंग भारत में भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए थे और उन्हीं को फिर वायसराय बनाया गया और उनको रिटायर किया गया। इसका मतलब वही वो व्यक्ति हैं जो अंतिम भारत के गवर्नर जनरल बने, और वही वो व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम वायसराय बने। इसका मतलब अंतिम भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति वो कौन था बताओ? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है मेरे बच्चों, लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय बनने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? बता देंगे, वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट कर लो अच्छे से, बढ़िया तरीके से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आज की क्लास में मेरी फर्स्ट क्लास थी, जिस क्लास में मैंने आपको कई सारी चीज़ों को एनालिसिस किया, और इस पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया कि संविधान को, संविधान की पृष्ठभूमि में क्या पढ़ा जाता है। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आने वाली हर एक क्लास आपको एक आत्मविश्वास प्रदान करेगी, बशर्ते कि आप क्लास को ठीक से सुने, उनका नोट्स भी बनाएं। क्लियर हुआ? एक संपूर्ण क्लास होगी, मैंने पहले ही बता दिया है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। मेरी नेशनल लेवल की जो भी क्लास होगी जीके की, उस क्लास में मैं कंप्लीट आपको क्या पढ़ाऊंगा? हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कंप्लीट आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, कंप्लीट आपको क्या पढ़ाऊंगा? पॉलिटी। मेरा स्टूडेंट स्वयं तय करेगा कि उसे मेरी इस कंप्लीट क्लास में से किन किन टॉपिक की जरूरत है, वो आराम से उसकी स्टडी करेगा। क्लियर हुआ? और ये यूट्यूब पर क्लास जाएगी मेरी कंप्लीट, आप आराम से मस्त तरीके से पढ़ो, मस्त रहो, बिंदास रहो। ठीक है मेरे बच्चों? तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम, 1900 क्या बोलते हैं 1909 का अधिनियम, 1919 और 1935 का अधिनियम। ठीक है? और इस प्रकार से हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।